तो जो थर्मोडायनेमिक्स है, थर्मो का मतलब होता है हीट और डायनेमिक्स का मतलब होता है मूवमेंट। यानी जब स्टार्टिंग में इसका नाम रखा था थर्मोडायनेमिक्स, तो उसका मतलब था हीट का मूवमेंट होना। हीट इधर से उधर जा रही है, तो उसको हम कहते थे थर्मोडायनेमिक्स, क्योंकि स्टार्ट में से केमिकल इंजीनियर, सॉरी इंजीनियर थे जो मैकेनिकल इंजीनियर, वो यूज करते थे। बाद में इसको ब्रॉड कर दिया और इसे कहा कि ब्रांच ऑफ साइंस विच डील्स विद द स्टडी ऑफ डिफरेंट फॉर्म ऑफ एनर्जी। क्योंकि हीट भी एक टाइप की एनर्जी है, हीट एनर्जी, हीट भी एक एनर्जी है, तो उन्होंने इसको पूरा ब्रॉड कर दिया। उसने कहा डिफरेंट टाइप ऑफ एनर्जी, जितनी भी टाइप की एनर्जी हो सकती है, तो डिफरेंट टाइप ऑफ एनर्जी है। एंड establish the quantitative relationship between them, quantitative relationship between them। उसके बीच में क्वांटिटेटिव रिलेशनशिप क्या है, किसके बीच में, एनर्जीज के बीच में, बिटवीन दीज एनर्जीज, इनके बीच में क्वांटिटी। यानी अगर हमने इसको इतने ग्राम या इतने मोल लिया तो दूसरा कितना होगा, तो उसे कहते हैं क्वांटिटेटिव एनालिसिस या रिलेशनशिप। तो ये थर्मोडायनेमिक्स की मॉडर्न डेफिनेशन है। ठीक है, तो द ब्रांच ऑफ साइंस या केमिस्ट्री विच डील्स विद द डिफरेंट फॉर्म ऑफ एनर्जी एंड एस्टेब्लिश द क्वांटिटेटिव रिलेशनशिप बिटवीन देम इज कॉल्ड थर्मोडायनेमिक्स। अब थर्मोडायनेमिक्स की जो है लिमिटेशन क्या है, किस किस चीज को ये नहीं बता पाता है, लिमिटेशंस बता सकते हो इसके लिमिटेशन? पहला, ये तो बता देता है कि जो रिएक्शन है ये होगी या नहीं होगी। उसके लिए एक वर्ड है फिजिबल। फिजिबल, फिजिबल मतलब स्पॉन्टेनियस, ये रिएक्शन स्पॉन्टेनियस है या नहीं है। ठीक है, ये तुरंत बता देता है कि रिएक्शन इज स्पॉन्टेनियस और नॉट, यानी रिएक्शन होगी या नहीं होगी। लेकिन ये क्या नहीं बता पाता, डज नॉट टेल, सब पाथ नहीं बता पाता ये एक। नहीं, रेट ऑफ रिएक्शन इसमें है। रेट ऑफ रिएक्शन, किस स्पीड से रिएक्शन हो रही है, रेट एट विच द रिएक्शन प्रोसीड। ऐसे हम ऐसे भी लिख सकते हैं, रेट एट विच द रिएक्शन प्रोसीड, रेट एट विच द रिएक्शन प्रोसीड। किस स्पीड से रिएक्शन हो रही है उसको नहीं बता पाएगा, ये बता देगा कि ये होगी या नहीं होगी। जैसे आप कोई भी रिएक्शन ले जाओगे तो बता देगा कि हाँ ये रिएक्शन हो जाएगी या नहीं ये रिएक्शन नहीं होगी। लेकिन इसमें कितना टाइम लगेगा, यानी किस स्पीड से ये हो रही है, इसको नहीं बता पाएगा। तो इसकी पहली लिमिटेशन। सेकंड लिमिटेशन, सेकंड में है ये पाथ नहीं बता पाता है, लिमिटेशन वाला, सॉरी मैकेनिज्म। डज नॉट टेल अबाउट द मैकेनिज्म ऑफ द रिएक्शन। मैकेनिज्म मतलब पाथ। ठीक है, कौन से स्टेप से हुई, कैसे कैसे रिएक्शन हुई, उसका स्टेप क्या था, किस पाथ से हुई, वो उसको एक्सप्लेन नहीं कर पाएगा। ठीक है, पाथ या मैकेनिज्म ऑफ रिएक्शन को ये एक्सप्लेन नहीं कर पाता। डू नॉट एक्सप्लेन, डज नॉट एक्सप्लेन। ये बता देता है कि ये रिएक्शन, ये तो हमने बता दिया कि रिएक्शन होगी कि नहीं होगी, लेकिन स्टेप वाइज कैसे होगी उसको हम कहते हैं मैकेनिज्म, स्टेप बाय स्टेप स्टडी करना। तो मैकेनिज्म को नहीं बता पाता है रिएक्शन की। और तीसरा पॉइंट इसमें है, एक ये इक्विलिब्रियम के लिए भी नहीं बता पाता। इक्विलिब्रियम, एट इक्विलिब्रियम में भी ये कोई वर्क नहीं कर पाता, इक्विलिब्रियम के लिए भी नहीं है। और एक लास्ट इसमें है कि ये केवल मैक्रोस्कोपिक के लिए होती है, मैक्रोस्कोपिक सिस्टम के लिए अप्लाई होती है। मैक्रो मतलब बड़ा। जैसे एक रूम है तो रूम का टेम्परेचर ये बता देगी कि रूम का टेम्परेचर 25 डिग्री सेल्सियस है, लेकिन ये किस पे वर्क नहीं करती है, माइक्रो पर। माइक्रो मतलब इंडिविजुअल पार्टिकल पे वर्क नहीं करती, माइक्रोस्कोपिक पार्टिकल पे ये वर्क नहीं करेगी।
माइक्रो मतलब इंडिविजुअल पार्टिकल के बारे में इंफॉर्मेशन नहीं देती, लेकिन मैक्रो के लेवल के बारे में बता देगी। ठीक है, तो ये है आपका लिमिटेशन ऑफ थर्मोडायनेमिक्स, क्या क्या चीजों नहीं बता पाती है। ठीक है, यस सर। हाँ। तो इसके बाद आता है आपके पास कि इसकी इंपॉर्टेंस टर्म क्या है, टर्म्स, इंपॉर्टेंट टर्म्स, तो उसी को हमने डिस्कस करना है इंपॉर्टेंट टर्म्स को। तो इंपॉर्टेंट टर्म्स में पहला आता है सिस्टम। व्हाट इज सिस्टम, होता क्या है? सिस्टम क्या होता है? एक ऐसा पार्ट होता है यूनिवर्स का, पार्ट ऑफ यूनिवर्स, जिसमें हम क्या करते हैं, कोई भी इन्वेस्टिगेशन करते हैं, कोई भी प्रोसेस करते हैं। ठीक है, जो हम चूज करते हैं किसके लिए, किसी भी प्रोसेस के लिए, रिएक्शन के लिए, इन्वेस्टिगेशन के लिए। ठीक है, उसको हम कहते हैं सिस्टम, जिसमें हम कोई वर्क कर रहे हैं यहाँ पे। ठीक है, तो विच इज चूजन फॉर इन्वेस्टिगेशन या प्रोसेस, उसको हम यहाँ पे नाम देते हैं सिस्टम का। तो सिस्टम जो होते हैं, तीन टाइप के सिस्टम हमारे पास है। एक है हमारे पास ओपन सिस्टम, दूसरा हमारे पास क्लोज सिस्टम, और तीसरा हमारे पास आइसोलेटेड सिस्टम। तीन सिस्टम होते हैं, और इन तीनों को जनरली उन्होंने डिफाइन किया है दो टर्म्स पे। पहला है आपका एनर्जी और दूसरा है मास, एनर्जी एंड मास। तो इसमें क्या होता है कि जैसे ये आपका सिस्टम है और ये है आपका सराउंडिंग। सराउंडिंग यानी सिस्टम को छोड़ के जो पार्ट है सराउंडिंग है। तो अगर इसमें एनर्जी और मास ये दोनों के दोनों एक्सचेंज हो जा रहे हैं, दोनों के दोनों एक्सचेंज हो जा रहे हैं, तो उसे कहेंगे हम ओपन सिस्टम। जैसे आपने कप लिया और इसमें टी रख दी, कप इन टी, तो टी भी एक्सचेंज हो सकती है सराउंडिंग से और हीट भी एक्सचेंज हो रही है, तो इसे कहेंगे ओपन सिस्टम। क्लोज सिस्टम में क्या होता है, एनर्जी एक्सचेंज हो जाएगी लेकिन मास एक्सचेंज नहीं हो सकता। यानी आपने टी को रख दिया क्लोज्ड वेसल में, टी को रख दिया हमने क्लोज्ड वेसल, क्लोज्ड। ठीक है, तो जैसे आपने टी को क्लोज में रखा है तो टी मैटर तो सराउंडिंग से नहीं जा पाएगा, लेकिन एनर्जी चली जाएगी, यानी थोड़ी देर में ठंडा हो जाएगा, तो उसे कहेंगे हम क्लोज सिस्टम। आइसोलेटेड में क्या होता है, ना एनर्जी, नाइदर एनर्जी नॉर मास एक्सचेंज विद सराउंडिंग। इसमें कोई भी चीज क्या होगा, सराउंडिंग से एक्सचेंज नहीं होती है, तो इसको हम कहते हैं आइसोलेटेड सिस्टम। जैसे थर्मस है हमारे पास, थर्मस, अब थर्मस है, इसमें आप कोई भी चीज को रखोगे तो काफी टाइम तक गर्म रहता है। तो थर्मस, ठीक है, तो थर्मस है जो आपके पास, वो आइसोलेटेड सिस्टम है। क्लोज सिस्टम में क्या हुआ कि कोई जो क्लोज वेसल है उसमें टी रखा है, और ये आपका ओपन सिस्टम है, यानी ओपन कप है, इसमें आपने क्या रख दिया, अगर कोई टी रखा है तो वो आपका ओपन सिस्टम हो गया। तो समझ में आ गया ये क्लोज्ड, ओपन और आइसोलेटेड। यस नो, यस सर। ये समझ में आ गया? यस सर। तो ये अब आपको यहाँ से स्टार्ट करना है लर्निंग पोर्शन का, क्योंकि अब आपको यहाँ से अच्छी तरह से लर्निंग करना पड़ेगा। अब नेक्स्ट इसमें आता है आपके ओके पास, सर। नेक्स्ट है सराउंडिंग। व्हाट इज सराउंडिंग? सिस्टम और दो चीजें, जैसे ये आपने सिस्टम लिया है, तो अगर आपने यहाँ पे कोई भी थर्मोडायनेमिक प्रोसेस कर रहे हो, इसमें थर्मोडायनेमिक प्रोसेस, तो सिस्टम को छोड़ के द पार्ट ऑफ यूनिवर्स, पार्ट ऑफ यूनिवर्स विच सेपरेट फ्रॉम सिस्टम, या एक्सक्लूडेड, इसको छोड़ के, सिस्टम को छोड़ के जो भी पार्ट होगा यूनिवर्स का, वो आपका सराउंडिंग हो जाएगा, इज कॉल्ड सराउंडिंग। तो सराउंडिंग का मतलब जो सिस्टम है उसको छोड़ के जो भी पार्ट है उसे कहते हैं हम सराउंडिंग।
अब सराउंडिंग के बाद आता है एक बाउंड्री। बाउंड्री क्या होता है कि जो सिस्टम को एक रियल या इमेजिनरी लाइन होती है, एक रियल होती है या इमेजिनरी लाइन होती है, which separate from system, which separate from system, separate surrounding from system, सराउंडिंग और सिस्टम को जो सेपरेट करती है उसे कहेंगे बाउंड्री। फ्रॉम सिस्टम उसे कहेंगे बाउंड्री। तो बाउंड्री हो गई ये वाली, इसको कहेंगे बाउंड्री, और ये जो बाहर वाला पोर्शन है इसे कहेंगे सराउंडिंग, और ये जो अंदर है जिसमें थर्मोडायनेमिक प्रोसेस हो रही है इसे कहते हैं सिस्टम। तो 3 पार्ट हैं इसके मेन जिसमें हमने डिस्कस करना है, ठीक है। सिस्टम और सिस्टम, सराउंडिंग एंड बाउंड्री, तीनों समझ में आ गया, सिस्टम, सराउंडिंग एंड बाउंड्री। Yes, sir. ओके। अब आता है स्टेट वेरिएबल। स्टेट वेरिएबल, वेरिएबल का मतलब होता है चेंज होना, वेरी का मतलब होता है चेंज होना, यानी एक ऐसी चीज, एक ऐसी प्रॉपर्टीज जो चेंज होती जाएगी। तो चेंज कौन होती है? जो मेजरेबल होती है, जिसको आप मेजर कर सकते हो वही चेंज होगी, जिसको मेजर नहीं कर सकते वो चेंज नहीं हो पाएगी। तो एक मेजरेबल क्वांटिटी होती है, उसको हम कहते हैं स्टेट वेरिएबल। अब ये कौन कौन सी है? जैसे वॉल्यूम हो गया आपका, वॉल्यूम कम ज्यादा हो सकता है, टेम्परेचर हो गया, नंबर ऑफ मोल्स हो गए, या प्रेशर हो गया। तो ये मेजरिंग प्रॉपर्टीज होती है, मेजरिंग क्वांटिटी, इसी को हम कहते हैं यहाँ पे स्टेट वेरिएबल। तो स्टेट वेरिएबल का मतलब एक ऐसी प्रॉपर्टी जो मेजरेबल होगी, लाइक वॉल्यूम, टेम्परेचर, प्रेशर या नंबर ऑफ मोल्स, तो उसे कहेंगे हम स्टेट वेरिएबल। वेरिएबल का मतलब जैसे किसी भी चीज में कौन से उसके कंपोनेंट है वो उसके वेरिएबल में काउंट हो जाता है, ठीक है। Okay, sir. अब आता है स्टेट ऑफ द सिस्टम। स्टेट ऑफ द सिस्टम, सिस्टम का स्टेट, स्टेट का मतलब कंडीशन, स्टेट का मतलब होता है सीधी सीधी बात है कंडीशन। अब कंडीशन का मतलब उसका टेम्परेचर कितना है, कंडीशन ऑफ द सिस्टम, जैसे उसका टेम्परेचर कितना है वो उसके स्टेट में आ जाएगा, उसका प्रेशर कितना है, उसका वॉल्यूम कितना है, उसमें नंबर ऑफ मोल्स कितने, यानी जो स्टेट वेरिएबल है, स्टेट वेरिएबल से ही हम क्या कर सकते हैं, स्टेट ऑफ सिस्टम को डिस्क्राइब कर सकते हैं, एक्सप्लेन कर सकते हैं। किससे? स्टेट वेरिएबल से, स्टेट वेरिएबल से। तो जो स्टेट वेरिएबल होती है उसी की जो कंडीशन होती है उसी को हम कहते हैं स्टेट ऑफ द सिस्टम। टेम्परेचर, वॉल्यूम, प्रेशर, नंबर ऑफ मोल्स, ये जितने उस कंडीशन में हैं वही उसका क्या हो जाएगा, स्टेट ऑफ द सिस्टम हो जाएगा, ठीक है। तो स्टेट का मतलब उसकी एक्चुअल में कंडीशन क्या है उस समय, यानी उसका टेम्परेचर कितना है, वॉल्यूम कितना है और प्रेशर कितना है, ये उसका स्टेट ऑफ द सिस्टम हो जाएगा, ठीक। आगे बढ़ जाता हूं मैं, ठीक है, यहां तक कोई दिक्कत? No, sir. अब इसमें नेक्स्ट आता है आपके पास, 2 फंक्शन काम करते हैं, एक होता है स्टेट फंक्शन और एक होता है पाथ फंक्शन। स्टेट फंक्शन एंड पाथ फंक्शन, स्टेट फंक्शन एंड पाथ फंक्शन। तो स्टेट फंक्शन किसे कहेंगे और पाथ फंक्शन किसे कहते हैं? स्टेट फंक्शन का मतलब होता है कि जो प्रॉपर्टीज डिपेंड करती है किस पे, द प्रॉपर्टीज या द फिजिकल क्वांटिटी which depends upon 2 things। पहला उसके इनिशियल स्टेट पे, इनिशियल स्टेट, और फिर फाइनल स्टेट, इनिशियल और फाइनल स्टेट पे जो डिपेंड करती है।
इसमें सारी प्रॉपर्टी आ जाती है, जैसे आपका एंथैल्पी हो गया, एंथैल्पी, एंट्रोपी गिव्स फ्री एनर्जी, इंटरनल एनर्जी गिव्स फ्री एनर्जी, सारी की सारी प्रॉपर्टी स्टेट फंक्शन में आती है। यानी जो इनिशियल और फाइनल पे डिपेंड करती है, मिडिल पे डिपेंड नहीं करती, कैसे चेंज हुआ, कितना चेंज हुआ, उस पर कोई डिपेंड नहीं करेगी। वो सिर्फ ये देखते कि स्टार्ट में कितना था और लास्ट में कितना है। ठीक है, तो इसका मिडिल से कोई लेना देना नहीं है। जबकि जो पाथ फंक्शन होता है, ये कैसी प्रॉपर्टीज होती है जो डिपेंड करती है, विच डिपेंड्स ऑन द इनिशियल एंड फाइनल स्टेट ऑफ द सिस्टम, ये डिपेंड करती है। और जबकि यहाँ पे डज नॉट डिपेंड, डज नॉट डिपेंड, स्टेट में डिपेंड नहीं करेगी और पाथ में ये डिपेंड करेगी, डिपेंड ऑन द इनिशियल स्टेट एंड फाइनल स्टेट। इनिशियल कंडीशन, स्टेट मीन्स कंडीशन, तो इनिशियल और फाइनल कंडीशन पे डिपेंड करेगा। उसे कहेंगे जैसे वर्क है, अब आपको एक यहाँ से कोई चीज ए उठानी है और इसे ले जाना बी पॉइंट पे। वर्क क्या होता है, डिपेंड करता है पाथ पे। अगर आपने ये पाथ किया तो टाइम कितना लगेगा, कितना वर्क हो रहा है। दूसरा ये वाला पाथ है, तीसरा ये वाला पाथ है। तो जो सबसे ज्यादा दूर से जा रहा है उसमें सबसे ज्यादा वर्क होगा, जेड में वर्क, और फिर वाई में, और सबसे कम होगा एक्स में। तो ये किस पे डिपेंड कर रहा है, पाथ पे। अब जितना आप लंबा रूट पकड़ोगे उतना वर्क ज्यादा होगा, उतनी हीट ज्यादा लगेगी। तो इसीलिए वो कहता है कि जो पाथ पे डिपेंड कर रहा है उसे कहेंगे हम पाथ फंक्शन। एग्जाम्पल के लिए हीट और वर्क, जनरली आपके बुक में ये दोनों ही हैं, बाकी इसको छोड़ के सारे के सारे स्टेट फंक्शन में आएंगे। तो स्टेट फंक्शन में पहले और फाइनल के पोजीशन को ध्यान रखना है, उससे उसमें पाथ का कोई रोल नहीं है, क्योंकि वो किसी भी रास्ते से जाए आंसर सेम आए। लेकिन जो हीट और वर्क होता है इसमें ऐसा नहीं होता। वर्क में क्या है, आप अगर जितना घूम के जाओगे इसका मतलब उतना वर्क ज्यादा होगा। आप और घूम के चले जाओ इससे ए, तो क्या होगा, वर्क और ज्यादा हो जाएगा। तो जितना आप पाथ, जितना आप क्या करोगे, डिफिकल्ट पाथ को चूज करोगे या लॉन्ग रूट को चूज करोगे तो वर्क या हीट ज्यादा हो जाएगी, और अगर शॉर्टकट और कम रूट को ऑप्ट करोगे तो कम हो जाएगी। इसका मतलब हुआ कि ये डिपेंड करेगी, इनिशियल और फाइनल स्टेट पे डिपेंड करती है। ठीक है, इसीलिए इसे कहते हैं पाथ फंक्शन, यानी जो पाथ यानी मैकेनिज्म पे डिपेंड करेगी, जो मैकेनिज्म पे डिपेंड करती है उसे कहते हैं पाथ फंक्शन। और जो मैकेनिज्म पे डिपेंड नहीं करती है, इनिशियल फाइनल पे करती है, उसे कहते हैं स्टेट फंक्शन। तो हीट और वर्क को छोड़ के बाकी सारे के सारे स्टेट फंक्शन में आ जाएंगे। ठीक है, यस सर। अब इसमें आता है प्रॉपर्टीज। प्रॉपर्टीज में जनरली दो टाइप के प्रॉपर्टीज होते हैं। एक है आपके पास मैक्रोस्कोपिक प्रॉपर्टी, मैक्रोस्कोपिक, और दूसरा होता है इसमें माइक्रोस्कोपिक। मैक्रो और माइक्रो दो वर्ड आते हैं जो नाम सिमिलर है लेकिन मीनिंग इसके बिल्कुल अपोजिट है। व्हाट इज व्हाट इज मैक्रोस्कोपिक प्रॉपर्टी और व्हाट इज माइक्रोस्कोपिक प्रॉपर्टी, होते क्या है ये? मैक्रो और माइक्रो क्या हुए, मैक्रो प्रॉपर्टीज और माइक्रो प्रॉपर्टीज। मैक्रो का मतलब क्या होता है और माइक्रो का मतलब क्या होता है? सब मैक्रो का मतलब लार्ज स्केल में जो लार्ज बल्क प्रॉपर्टीज होती है, हाँ, और माइक्रो और इसमें स्मॉल बल्क प्रॉपर्टीज होती है। कैसे डिफ्रेंशिएट कैसे करेंगे? सर मैक्रो में वॉल्यूम आ सकता है, टेम्परेचर, प्रेशर, स्पेसिफिक हीट। हाँ, और ये माइक्रो में? सर मोल्स, न, और मोल फ्रैक्शंस। नहीं, वो तो अलग हो गया, वो जो आप बता रहे हो वो अलग हो गया। वो है आपका इंटेंसिव और एक्सटेंसिव।
ठीक है, ये पहले है मैक्रो एंड माइक्रो। तो मैक्रो और माइक्रो किस चीज पे डिपेंड करते हैं? मैक्रो मतलब होता है बड़ा और माइक्रो मीन्स होता है छोटा। ठीक है, माइक्रो जो वर्ड है आपका, माइक्रो का मतलब होता है स्मॉल, माइक्रो मीन्स स्मॉल, और मैक्रो का मतलब होता है लार्ज। यानी अगर जिस सिस्टम में एक ऐसी प्रॉपर्टी जिसमें कंटेन होंगे लार्ज नंबर ऑफ मॉलिक्यूल, विच कंटेन लार्ज नंबर ऑफ मॉलिक्यूल, जिसमें बहुत सारे मॉलिक्यूल होंगे उसे कहेंगे मैक्रो। और जिसमें इंडिविजुअल है, माइक्रो मतलब इंडिविजुअल लेवल पे, यानी जिस प्रॉपर्टीज में केवल एक मॉलिक्यूल होगा, द प्रॉपर्टीज विच कंटेन ओनली वन मॉलिक्यूल। इंडिविजुअल करेंगे स्टडी, यानी एक एक की स्टडी करते हैं, उसे कहते हैं माइक्रोस्कोपिक प्रॉपर्टीज। और अगर लार्ज स्केल में करेंगे तो उसे कहेंगे, अब जैसे कि ये रूम है, अब रूम में अगर हमने कहा रूम का टेम्परेचर बताओ, तो रूम का टेम्परेचर 25 डिग्री सेल्सियस, तो ये प्रॉपर्टी हो गई मैक्रोस्कोपिक प्रॉपर्टी। अगर मैंने कहा माइक्रोस्कोपिक, तो हम क्या करेंगे, इंडिविजुअल देखेंगे, इस इंडिविजुअल एटम का तो 35 डिग्री है, किसी इंडिविजुअल एटम का 15 डिग्री है, तो ये अलग और कम ज्यादा हो सकते हैं, बस हम यहाँ पे एवरेज निकाल देते हैं ओवरऑल। इसीलिए क्या होता है, ये मैच नहीं कर पाता। तो जो प्रॉपर्टीज क्या है, लेस अमाउंट ऑफ मॉलिक्यूल्स अटैच होती है, कनेक्ट होती है, जिसमें बहुत कम मॉलिक्यूल होते हैं, उसे कहते हैं माइक्रो, यानी इंडिविजुअल लेवल पे स्टडी करता है। और मैक्रो का मतलब होता है, मैक्रो मीन्स लार्ज, यानी जो जिसमें ज्यादा मॉलिक्यूल होते हैं वो मैक्रो, और जिसमें बहुत कम होते हैं वो माइक्रो। ठीक है, समझ में आई ये वाला? यस सर। हाँ, अब जो माइक्रोस्कोपिक होता है ये भी दो पार्ट का होता है। अब है वो जो माइक्रोस्कोपिक होता है, तो हम यहाँ पे इसकी स्टडी तो नहीं करते। ठीक है, अब हम माइक्रो की स्टडी नहीं कर पाते, क्यों? क्योंकि तो इंडिविजुअल के बारे में बता रहा है, हमें इंडिविजुअल के बारे में नहीं सीखना है, हमें सीखना है टोटल के बारे में। तो फिर फिर क्या होता है, इसमें आता है, इसकी भी दो टाइप होते हैं। मैक्रोस्कोपिक प्रॉपर्टी के भी दो टाइप हो गए। पहला टाइप होता है इसमें, फर्स्ट टाइप इज एक्सटेंसिव प्रॉपर्टी। एक्सटेंसिव हाँ, एक्सटेंसिव। और दूसरा एंड होता है, इंटेंसिव। हाँ, इंटेंसिव। तो एक्सटेंसिव किसे कहेंगे, इंटेंसिव किसे कहेंगे? सर जो क्वांटिटी मैटर पे डिपेंड करती है उसे एक्सटेंसिव कहते हैं, और जो मैटर पे डिपेंड नहीं करती उसे इंटेंसिव कहते हैं। हाँ, जो अमाउंट पे डिपेंड नहीं करेगी, अमाउंट ऑफ द सब्सटेंस पे डिपेंड नहीं करती है, वो है इंटेंसिव। इंटेंसिव मतलब इंडिपेंडेंट, जो अमाउंट ऑफ सब्सटेंस पे डिपेंड नहीं करती है, डज नॉट डिपेंड, तो वो हो गया आपका इंटेंसिव प्रॉपर्टी। और जो अमाउंट पे डिपेंड करेगी वो हो गई एक्सटेंसिव प्रॉपर्टी। इसमें भी क्या होता है, अमाउंट ऑफ सब्सटेंस में इंडिविजुअल स्टडी की जाती है यहाँ पे। एक और वर्ड है नेचर, तो ये नेचर ऑफ सब्सटेंस पे डिपेंड करता है, लेकिन यहाँ पे नेचर का कोई रोल नहीं। और ये कैसी स्टडी करता है, पर्टिकुलर इंडिविजुअल लेवल पे, इंडिविजुअल लेवल की स्टडी करता है, जो कि यहाँ नहीं होता। ठीक है, यहाँ पे इंडिविजुअल की नहीं होती, यहाँ ओवरऑल देखा जाता है। इंडिविजुअल प्रॉपर्टी, इंडिविजुअल जो एटम्स होता है उसकी या मॉलिक्यूल होता है उसकी स्टडी को ये नहीं बता पाता, जबकि यहाँ पे इंडिविजुअल लेवल पे स्टडी करता है। कौन सा, इंटेंसिव वाला। तो इंटेंसिव हो गया और एक्सटेंसिव हो गया। ठीक है, ये हो गया आपके पास दोनों टाइप।
अब इसमें एग्जाम्पल आता है आपके पास कि कौन सा एक्सटेंसिव है, कौन सा इंटेंसिव है। इसमें देखो कुछ पूछना है। एग्जाम्पल दे रहा हूं मैं आपको, उसे क्लासिफाई करके देखो। जैसे मैंने कहा नंबर ऑफ मोल्स और एंट्रोपी एस दिखाते हैं, एंथैल्पी गिव्स फ्री एनर्जी, ठीक है, और आपका आ गया कंसंट्रेशन, टेम्परेचर आ गया, बॉइलिंग पॉइंट आ गया, मेल्टिंग पॉइंट आ गया। तो ये बताते जाने कि कौन किस से बिलोंग करता है, कौन ओके सर। एक्सटेंसिव है और कौन इंटेंसिव है, इसे लिख के बताना एक बार कौन क्या क्या है। सर नंबर ऑफ मोल्स वो इंटेंसिव है, हम्म, इंथैल्पी एक्सटेंसिव है, सर ये एक्सटेंसिव है प्रॉपर्टीज। कौन सी? सर ये तीनों, गिब्स फ्री, इंथैल्पी एंड एंट्रोपी। और आगे की? सर आगे की इंटेंसिव है। देखो नंबर ऑफ मोल्स, तो जो नंबर ऑफ मोल्स होगा, जैसे ये नंबर ऑफ मोल्स है आपके पास, इसमें नंबर ऑफ मोल्स रखे आपने 10 मोल्स। अगर आप इसे डिवाइड करोगे तो एक में 5 और दूसरे में 5 हो जाएगा, यानी ये आपका है एक्सटेंसिव, जो अमाउंट पे डिपेंड कर रहा है। दूसरा है इसमें एंट्रोपी। तो एंट्रोपी होती है ये नंबर ऑफ पार्टिकल पे, जैसे 100 लोग हैं, 100 मॉलिक्यूल से, तो एंट्रोपी क्या होगी, और अगर 150 हो गए तो क्या होगा, 150 मॉलिक्यूल। तो 150 मॉलिक्यूल में क्या होगा कि जितने नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स ज़्यादा होंगे उतना एंट्रोपी ज़्यादा होती जाएगी, इसलिए ये क्या है आपका, ये है आपका एक्सटेंसिव। ऐसे ये भी एक्सटेंसिव है, ये भी एक्सटेंसिव है, तीनों के तीनों एक्सटेंसिव है। इसके बाद है कंसंट्रेशन। कंसंट्रेशन है इंटेंसिव, क्योंकि कंसंट्रेशन जितना ही बढ़ाओगे वॉल्यूम उस हिसाब से चेंज होगा, तो ओवरऑल आंसर सेम आएगा। तो इसका मतलब क्या हुआ कि ये टेम्परेचर, बॉइलिंग पॉइंट, मेल्टिंग पॉइंट, डेंसिटी, ये सब के सब क्या है, इंटेंसिव प्रॉपर्टी है। ठीक है। ओके सर। अब आता है प्रोसेस। किसे कहते हैं प्रोसेस? प्रोसेस क्या हुआ? प्रोसेस, प्रोसेस होता है कि ऐसा अकरेंस होता है जिसमें क्या होता है, सिस्टम चेंज होता है फ्रॉम सिस्टम टू सराउंड। सॉरी, जो सिस्टम होता है वो चेंज होता है फ्रॉम वन स्टेट टू अनदर स्टेट। एक स्टेट का मतलब क्या हुआ, जैसे मैंने कहा इसका टेम्परेचर है 25 डिग्री सेल्सियस, प्रेशर है इसका 300 मिलीमीटर, और वॉल्यूम है इसका 200 ml। ठीक है, तो एक स्टेट ये होगी। अब एक स्टेट से दूसरे स्टेट में चेंज कर रहा है, अनदर स्टेट। इस केस में क्या होगा
कि टेम्परेचर सपोज करो 30 डिग्री हो गया, वॉल्यूम कम हो जाएगा, वॉल्यूम 200 ही रह गया, और प्रेशर भी ऐसे इंक्रीज हो जाएगा। तो ये क्या डिसाइड करेगा, अमाउंट को वन स्टेट से दूसरे स्टेट में अगर चेंज हो रहा है तो उस अकरेंस को, उस चीज को हम कह देते हैं प्रोसेस। यानी हमें समझ में आ जाएगा कि हाँ इसमें प्रोसेस हो गई है। क्यों? क्योंकि जो सिस्टम है वो वन स्टेट से चेंज होके दूसरे स्टेट में पहुंच गया। स्टेट का मतलब क्या हुआ? सेट। ये जैसे टेम्परेचर कितना है, प्रेशर कितना है, सेट हो गया इनका, और फिर चेंज किया हमने तो फिर बाद में कितना हो गया। इससे कहेंगे पूरे को प्रोसेस। प्रोसेस में यहाँ पे बहुत सारे प्रोसेस होते हैं, जैसे एडियाबैटिक, एडियाबैटिक है, आइसोथर्मल है, उसके बाद है आइसोकोरिक, आइसोबैरिक। इनमें से कौन सी रिएक्शन कौन सी है, क्या क्या है? सर एडियाबेटिक कंडीशन में नो हीट फ्लो होती है, इसमें हीट नाइदर फ्लो नहीं फ्लो, करती है। नाइदर हीट फ्लो फ्रॉम सिस्टम टू सराउंडिंग और वाइस वर्सा। हीट फ्लो नहीं होगी, इसका मतलब क्या हो जाएगा? सर डेल टी इज इक्वल टू 0 हो गया इसमें। हाँ, टी में क्यू, क्यू ही जीरो हो जाता है। ओके सर, क्यू हीट, यस सर। दूसरे वाले में आइसोथर्मल, सर आइसोथर्मल में डेल टी इज इक्वल टू कांस्टेंट होता है, टेम्परेचर इज इक्वल टू कांस्टेंट। डेल टी मतलब चेंज होगा ही नहीं, यस सर। टेम्परेचर भी नहीं होता है, इंटरनल एनर्जी भी चेंज नहीं होता है, कांस्टेंट रहता है। यानी डेल का मतलब चेंज हुआ ही नहीं कुछ भी। यानी टेम्परेचर कांस्टेंट रहेगा। जैसे पहले टेम्परेचर कितना था, 25 था, बाद में हमने चेक किया तो भी 25 है, तो चेंज कुछ हुआ नहीं ना, डेल टी जीरो हो जाता ओके सर। है। हाँ, ऐसी इंटरनल एनर्जी भी जीरो हो जाएगी, उसे कहते हैं आइसोथर्मल। आइसोकोरिक में क्या होता है? सर इसमें डेल भी 0 होता है, डेल भी जीरो हो वॉल्यूम। जाएगा, यानी वॉल्यूम यस सर। चेंज नहीं होगा। वॉल्यूम जितना स्टार्टिंग में था उतने से लेके लास्ट तक वही चलता रहेगा। तो आइसो का मतलब सेम, कोरिक या बैरिक का मतलब हो गया प्रेशर। और चौथा इसमें आइसोबैरिक में क्या होगा? सर इसमें डेल पी 0 हो जाएगा, प्रेशर हाँ, रिमेन कांस्टेंट। डेल पी जीरो हो जाएगा, यानी जो प्रेशर होगा वो शुरू से लास्ट तक एक जैसा चलेगा। तो ये हो गए चारों चारों के रिएक्शंस वगैरह। ठीक है, हटा दूं इसे आगे। यस सर। अब आता है हीट एंड वर्क। व्हाट इज हीट एंड व्हाट इज वर्क? हीट क्या होता है? हीट क्या होता है कि फ्लो ऑफ एनर्जी होती है जनरली, फ्लो ऑफ एनर्जी। ये कहाँ से कहाँ तक होगा फ्लो ऑफ एनर्जी? इसकी वजह से क्या होता है, टेम्परेचर डिफरेंस हो जाता है। जैसे एनर्जी फ्लो होगी, हीट फ्लो होगा तो क्या हो जाएगा, टेम्परेचर डिफरेंस हो जाएगा, एक का टेम्परेचर ज्यादा एक का कम हो जाएगा। तो इसका मतलब एक ने एनर्जी को या हीट को क्या कर दिया है, रिलीज कर दिया। ठीक है, तो हीट का मतलब क्या होता है, एक फ्लो ऑफ एनर्जी होती है, किसकी वजह से होती है, टेम्परेचर डिफरेंट की वजह से होती है। अब इसको डिनोट करते हैं क्यू से। अब क्यू कब पॉजिटिव होगा और कब नेगेटिव होगा? ठीक है, प्लस कब होगी, माइनस कब होगी? प्लस होती है जब हीट एब्जॉर्ब करता है सिस्टम, हीट एब्जॉर्ब बाय द सिस्टम।
और माइनस कब होगी? जब हीट रिलीज heat करेगा। given by the system. हीट निकल गई बाहर तो आप बोलोगे इसको क्यू का माइनस साइन हो जाएगा। क्यू का प्लस साइन कब होगा? जब हीट एब्जॉर्ब होगी। तो इसके प्लस और माइनस से हमें पता चलेगा कि रिएक्शन एक्सोथर्मिक है या एंडोथर्मिक है। जैसे इसने हीट एब्जॉर्ब किया तो ये रिएक्शन हो जाएगी एंडोथर्मिक, और इसने हीट बाहर निकाला तो रिएक्शन हो जाएगी एक्सोथर्मिक। एक्सोथर्मिक और एंडोथर्मिक इसी से पता चलता है हमें, हीट से। ठीक है, तो हीट में इतना ही है। अब आता है वर्क। Okay, sir. हाँ, अब वर्क किसे कहते हैं? वर्क तो वर्क क्या होता है? वर्क इज डिनोटेड बाय डब्ल्यू। तो वर्क होता है प्रोडक्ट ऑफ फोर्स एंड डिस्टेंस, Into displacement. डिस्प्लेसमेंट। ठीक है, डिस्प्लेसमेंट इन द डायरेक्शन ऑफ फोर्स, इन दोनों का प्रोडक्ट ये होता है वर्क। वर्क किस केस में पॉजिटिव होता है और किस केस में नेगेटिव होता है? Sir, on the system positive होते हैं and by the system negative होते हैं. इसमें देखो, इसे कैसे पता लगाएंगे? जैसे आपने सिस्टम लिया है, सिस्टम में यहाँ पे ये पिस्टन है। अब अगर सिस्टम खुद काम करेगा तो नेगेटिव साइन, और अगर आप सिस्टम पे काम करोगे तो पॉजिटिव साइन। ठीक है, तो प्लस का मतलब जब आप सिस्टम पे काम करो, यानी वर्क डन ऑन द सिस्टम। जब आप सिस्टम पे काम करोगे यानी वर्क डन कहाँ होगा? ऑन द सिस्टम, उसे कहेंगे प्लस साइन। और अगर माइनस का मतलब वर्क डन बाय द सिस्टम, वर्क डन बाय द सिस्टम। सिस्टम अपने आप काम कर रहा है, आपको काम करने की जरूरत नहीं, तो कहता है इसको माइनस साइन से दिखाओ। और जब आप काम कर रहे हो तो उसे दिखाएंगे प्लस साइन से, यानी वर्क डन ऑन द सिस्टम पॉजिटिव और वर्क डन बाय द सिस्टम तो नेगेटिव साइन। ठीक है, तो सिस्टम जब भी इसमें ध्यान रखना, जो खुद करेगा सिस्टम तो नेगेटिव साइन, आप करोगे किसी काम को तो पॉजिटिव साइन। तो अब ये इस फॉर्मूले को डिराइव करना है हमने। तो इसमें क्या होगा? देखो, प्रेशर इज इक्वल टू क्या होता है? Force upon area. फोर्स अपॉन एरिया। तो फोर्स इज इक्वल टू, Pressure into area. अब इसको रख दो वहां पे, यहाँ हो जाएगा P इंटू ए इंटू डेल डेल। अब इन दोनों को क्या होगा मल्टीप्लाई करके? से del भी हो जाएगा. हाँ, डेल। एरिया इंटू डिस्प्लेसमेंट। ठीक है, तो ये हो गया डेल। तो इसको यहाँ रख लो, साइन माइनस आएगा क्योंकि अपोजिट होते हैं, तो यहाँ पे माइनस साइन आ जाएगा P डेल V। ये फॉर्मूला बन गया आपका। लेकिन ये कब लगेगा? जब आपका होगा इरिवर्सिबल सिस्टम होगा। इरिवर्सिबल, जितने भी हमारे पास सिस्टम होते हैं सारे इरिवर्सिबल होते हैं। ठीक है, इरिवर्सिबल होते हैं। तो इरिवर्स प्रोसेस के लिए ये वाला वर्क हो जाएगा। ठीक है, इरिवर्सिबल Okay, और sir. हाँ रिवर्सिबल। अब ये फॉर्मूला आपको याद रखना है, लेकिन ये फॉर्मूला कब लगाएंगे? जब इरिवर्सिबल होगा। रिवर्सिबल क्या होता है? इरिवर्सिबल क्या होता है? रिवर्सिबल प्रोसेस, इरिवर्सिबल प्रोसेस। रिवर्सिबल और इरिवर्सिबल क्या होता है? तो Sir, रिवर्स, जो reaction reverse हो जाए.
हाँ, एक तो जो रिवर्स होती है और ये रिवर्स नहीं होती। नहीं इसके होती। अलावा एक और पॉइंट था, ये हर एक स्टेट पे क्या होती है, एट एवरी स्टेट या एवरी पॉइंट पे ये क्या करती है, शो करती है स्टेट ऑफ इक्विलिब्रियम। ये हर एक पॉइंट में क्या शो करती है, इक्विलिब्रियम शो करती है। ठीक है। जब ये आगे जा रही है, फॉरवर्ड जा रही है, तो हर एक पॉइंट पे ये क्या करेगी, स्टेट ऑफ इक्विलिब्रियम शो करती है। और जबकि ये तो रिवर्स है ही नहीं, तो इसलिए ये ऐसा कुछ भी नहीं करेगी। इसमें ये वेरी 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 स्लो होता है, बहुत स्लो प्रोसेस होती है। ये होती है फास्ट प्रोसेस। ठीक है, तो ये फास्ट होती है और इसमें एक है पी एक्सटर्नल। तो जो इसमें पी एक्सटर्नल होता है, यानी जो बाहर से प्रेशर लगा रहे हैं, वो कांस्टेंट होता है। और इसमें पी इंटरनल कांस्टेंट होता है। पी इंटरनल कांस्टेंट होता है। ठीक है, एक्सटर्नल वेरी करेगा। ठीक है, इंटरनल जो अंदर से प्रेशर लगेगा वो क्या रहता है, कांस्टेंट रहेगा। यानी कि अगर P एक्सटर्नल होगा, P एक्सटर्नल, तो ये वेरी करता जाएगा, चेंज होता जाएगा। जबकि इसमें P इंटरनल वेरी करता है, लेकिन P एक्सटर्नल सेम रहता है, कांस्टेंट रहता है। तो ये डिफरेंस है रिवर्सिबल और इरिवर्सिबल प्रोसेस में। तो जितनी भी इरिवर्सिबल प्रोसेस होती है, इसमें बहुत कम टाइम लगता है, इसे कहते हैं इनफिस्टेटमेटली स्लो, यानी कि वेरी 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 स्लो। तो बहुत स्लो रिएक्शन होती है ये, जबकि फास्ट होती है। इसमें पी इंटरनल, यानी कि देखो दो प्रेशर काम करते हैं। जब आप यहाँ से प्रेशर लगाओगे, तो एक प्रेशर होता है जो ऊपर से नीचे की तरफ लग रहा है, इसे कहते हैं पी एक्सटर्नल, यानी जो बाहर से लग रहा है। एक जो गैस अंदर से एक प्रेशर लगाएगी ऊपर की साइड को, इसे कहते हैं पी इंटरनल। इंटरनल इंटरनल और एक्सटर्नल दोनों प्रेशर होते हैं। तो एक्सटर्नल कांस्टेंट रहेगा, यानी एक्सटर्नल में आप बाहर से कुछ नहीं करोगे, वो अपने आप रिएक्शन होती जाएगी बाहर से। और इंटरनल में क्या होता है, जब अंदर से गैस ऊपर की तरफ प्रेशर लगाती है, तो जो चीज कांस्टेंट होती है ना, उसमें आप कुछ नहीं करोगे, वो अपने आप होती जाएगी। ठीक है, तो ये इसका डिफरेंस है रिवर्सिबल और इरिवर्सिबल में। तो इसमें कुछ पूछना है पहले? यस सर, डन। डन। इसके बाद आता है आपके पास नेक्स्ट वन इज रिवर्सिबल, और इरिवर्सिबल के बाद है साइक्लिक। किससे कहते हैं, साइक्लिक? व्हाट इज साइक्लिक? साइक्लिक प्रोसेस किससे बोलेंगे? साइक्लिक का मतलब क्या होता है कि जैसे सर आपने, जो अपने ओरिजिनल स्टेट पे वापस आ जाता है बहुत सारे प्रोसेस के बाद। हाँ, सेवरल स्टेट के बाद जैसे यहाँ से चलेंगे चलेंगे चलेंगे, नंबर ऑफ स्टेप के बाद ही फिर वापस अपने इनिशियल पोजीशन में आ जाएंगे, तो उसे कहेंगे साइक्लिक प्रोसेस। तो इसमें जितने भी चेंज होते हैं सब जीरो हो जाते हैं। जैसे डेल यू इंटरनल एनर्जी चेंज जीरो, डेल एच जीरो, डेल जी जीरो, क्योंकि कोई चेंज तो होगा नहीं। जब आप इस स्टेट में आओगे तो क्या होगा, जितना इंटरनल एनर्जी पहले थी उतनी रहेगी, जितनी एंथैल्पी पहले थी उतनी रहेगी। ठीक है, तो इसमें क्या होता है, कोई भी चेंज जीरो हो जाता है, कोई चेंज होगा ही नहीं इसमें से। यहाँ पे कि कोई भी तरीके का चेंज होगा ही नहीं। तो आपने जैसे सिस्टम चलाया, तो यहाँ से आपने चलना स्टार्ट किया, तो जैसे आपने नंबर ऑफ स्टेप चलने के बाद वापस यहीं आ गए, तो
आपकी जो कंडीशन पहले थी वही रहेगी, यानी किसी भी तरीके का चेंज क्या है नहीं होगा इसमें, तो सारे चेंज जीरो हो जाते हैं साइक्लिक प्रोसेस में। ठीक है, चाहे डेल यू हो, डेल एच हो, डेल जी हो, तो एनी टाइप ऑफ चेंज क्या होगा, जीरो हो जाएगा, तो इसे कहेंगे साइक्लिक प्रोसेस। अब देखो एक वर्क आता है, अगर एक था इरिवर्सिबल के लिए, एक है रिवर्सिबल के लिए, तो वर्क अगर रिवर्सिबल होगा, रिवर्सिबल और आइसोथर्मल प्रोसेस होगा, तो इसके लिए एक फॉर्मूला निकला था, इसको डेरिवेशन कर सकते हैं हम इसमें। इसके लिए वर्क है -2.303 RT log V2 अपॉन V1 या फिर P1 अपॉन P2। ठीक है, ये वाला एक फॉर्मूला ड्राइव था, ये किसके लिए, अगर वर्क डन हम करेंगे रिवर्सिबल आइसोथर्मल प्रोसेस के लिए, तो ये वाला फॉर्मूला हम यूज कर सकते हैं। इसमें क्या होता है कि जो P आपको बताया था रिवर्सिबल में क्या होगा, P एक्सटर्नल चेंज हो जाता है। ठीक है, तो हम उसको यहाँ पे अप्लाई कर देते हैं, तो यहाँ पे P की जगह पे हम क्या लिख सकते हैं, NRT वाला, यानी जनरली हम यहाँ पे आइडियल गैस को फॉलो करेंगे। ठीक है, हम यहाँ पे जो गैस है उसको कौन सी गैस मानते हैं, यहाँ पे आइडियल गैस मानते हैं, तो हम आइडियल गैस इक्वेशन को यहाँ पे फॉलो कर देते हैं। जैसे यहाँ पे है, हमको पता है P1 V1 इज इक्वल टू P2 V2, अब ये V2 अपॉन V1 है, तो V2 अपॉन V1 को इधर ले जाओ, तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, यहाँ पे हो जाएगा P1 अपॉन P2 इज इक्वल टू V2 अपॉन V1। तो अगर V2 अपॉन V1 है तो उसकी जगह पे हम P1 अपॉन P2 लिख सकते हैं। ठीक है, तो ये फॉर्मूला कहाँ से ड्राइव हुआ है, ये फॉर्मूला वहां से ड्राइव हुआ है जो ये था माइनस W इज इक्वल टू माइनस, ये था DW इज इक्वल टू माइनस P एक्सटर्नल और इनटू डेल L, यहाँ से ये फॉर्मूला ड्राइव हुआ है। यहाँ पे हम इंटीग्रेशन लेते हैं एक्चुअल में, तो इंटीग्रेशन दोनों का लेना पड़ता है। जो इरिवर्सिबल था उसमें इसकी वैल्यू कांस्टेंट थी, तो कांस्टेंट में इंटीग्रेशन का कोई इफेक्ट नहीं पड़ता, इसीलिए हमने उसमें केवल इरिवर्सिबल में क्या फॉर्मूला बना था, W इक्वल टू माइनस P एक्सटर्नल इंटू डेल V। लेकिन रिवर्सिबल में ऐसा नहीं होता, रिवर्सिबल के लिए ये वाला फॉर्मूला बनता है। ठीक है, तो यहाँ पे हम प्रेशर को चेंज कर देते हैं, इसमें चेंज करते हैं प्रेशर को आइडियल गैस इक्वेशन से, PV इज इक्वल टू NRT से, तो यहाँ पे P इज इक्वल टू क्या हो जाता है, यहाँ पे P इज इक्वल टू हो जाता है NRT अपॉन V, तो इस फॉर्मूले को हम यहाँ पे पुट कर देते हैं, इसीलिए ये वैल्यू निकल के आती है NRT वाली। ठीक है, तो ये ओके सर। हाँ, ये वर्क का ध्यान रखना है, ये रिवर्सिबल आइसोथर्मल प्रोसेस के लिए हम ये वाला यूज करेंगे। W इज इक्वल टू माइनस 2.303 NRT log V2 अपॉन V1, या फिर अगर वॉल्यूम नहीं गिवन है, प्रेशर गिवन है, तो P1 अपॉन P2 हो जाएगा। ठीक है, यस सर। हाँ। अब इसमें आता है इंटरनल एनर्जी किसे कहते हैं, इंटरनल एनर्जी, इंटरनल एनर्जी, इंटरनल एनर्जी को U या E से दिखाते, U या E से। ठीक है, तो इसमें क्या होता है, जितनी भी टाइप की एनर्जी होती है हमारे अंदर सिस्टम में, उस सारी डिफरेंट टाइप ऑफ एनर्जी को क्या कर दो, सम कर दो। जितनी भी टाइप की एनर्जी है उस डिफरेंट टाइप की एनर्जी को क्या करते हैं, सम कर देते हैं, वो आपका आ जाता है इंटरनल एनर्जी। इंटरनल एनर्जी यानी जितनी भी टाइप की एनर्जी कहाँ होगी, सिस्टम में होती है। ठीक है, तो जितनी भी टाइप की एनर्जी सिस्टम में होगी उन टाइप की एनर्जी का सम होता है इंटरनल एनर्जी। ठीक, डिनोटेड बाय U या E। अब इसमें क्या होता है, इसकी एब्सोल्यूट वैल्यू को निकालना बहुत मुश्किल है, एब्सोल्यूट मतलब इसकी एक्चुअल वैल्यू को निकालना बहुत मुश्किल है, एब्सोल्यूट वैल्यू को। तो एब्सोल्यूट वैल्यू निकलती नहीं, इसलिए हम क्या करते हैं, चेंज निकालते हैं, हम निकालते हैं इंटरनल एनर्जी चेंज, पहले कितना था और बाद में कितना हुआ, तो इसीलिए हम इंटरनल एनर्जी चेंज को निकालेंगे। ठीक है, जैसे डेल U को, तो डेल U क्या हो जाएगा, U2 माइनस U1, यानी फाइनल इंटरनल एनर्जी माइनस इनिशियल इंटरनल एनर्जी।
ठीक है, तो ये चेंज को हम यहाँ पे कैलकुलेट करते हैं और ये एक स्टेट फंक्शन है। आपको बताया था स्टेट फंक्शन यानी ये इनिशियल और फाइनल स्टेज पे डिपेंड करेगा। और दूसरी चीज ये है कि ये एक्सटेंसिव प्रॉपर्टी, क्योंकि अमाउंट पे डिपेंड करेगी। एक्सटेंसिव प्रॉपर्टी क्यों? क्योंकि इसमें डिफरेंट एनर्जी से जितने भी मॉलिक्यूल है उसमें, ठीक है, तो इसीलिए ये एक्सटेंसिव प्रॉपर्टी है। एक्सटेंसिव प्रॉपर्टी है, स्टेट फंक्शन है, इसमें चेंज क्या निकालेंगे? फाइनल इंटरनल एनर्जी माइनस इनिशियल इंटरनल एनर्जी। तो इस तरीके से हम इसको निकालते हैं इंटरनल एनर्जी को। और जब आइसोथर्मल प्रोसेस होता है तो इंटरनल एनर्जी का चेंज भी 0 हो जाता है। किसके लिए? आइसोथर्मल प्रोसेस के लिए, क्योंकि हीट तो चेंज होती नहीं है। तो इसीलिए जो आइसोथर्मल प्रोसेस होता है इसमें, आइसोथर्मल में क्या होता है, डेल यू की वैल्यू 0 हो जाती है, डेल यू इक्वल टू 0 हो जाएगा। तो ये इंटरनल एनर्जी हो गई। इसमें कोई डाउट? नो सर। हाँ, अब आता है इसमें फर्स्ट लॉ, फर्स्ट लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स। फर्स्ट लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स को हम एक और नाम से भी जानते हैं, सर लॉ ऑफ कंजर्वेशन। हाँ, लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी। ठीक है, तो इसमें क्या होता है, लॉ ऑफ, यानी कि एनर्जी होती है जो, वो क्या होती है, नाइदर एनर्जी कैन बी नाइदर बी क्रिएटेड क्रिएटेड। नाइदर बी डिस्ट्रॉयड। हाँ, जो एनर्जी आप उसको या तो डिस्ट्रॉय कर सकते हो और ना ही आप उससे क्या कर सकते हो, क्रिएट कर सकते हो। तो जब हम क्रिएट और डिस्ट्रॉय कर ही नहीं सकते हैं, इसका मतलब क्या हुआ, लेकिन हम इसको क्या कर सकते हैं, केवल ट्रांसफर कर सकते हैं बस। इसमें वन फॉर्म टू अनदर, वन फॉर्म टू अनदर, एक से दूसरे फॉर्म में हम उसमें चेंज कर सकते हैं बस। ठीक है, एक फॉर्म से दूसरे फॉर्म में हम उसे चेंज कर सकते हैं, लेकिन हम इसको क्या नहीं कर सकते, डिस्ट्रॉय या क्रिएट नहीं कर सकते हैं। तो इसीलिए इसको लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी भी बोलते हैं। इसका मतलब ये हुआ कि जो यूनिवर्स होती है, यूनिवर्स की जो एनर्जी होती है वो कांस्टेंट रहती है, क्योंकि चेंज होगी नहीं। तो यूनिवर्स की एनर्जी कांस्टेंट रहती है। तो ये आपका फर्स्ट लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स हो गया। इसमें मेन इसी को मानते हैं, पहले वाले को। इसके अलावा ये भी है, एनर्जी ऑफ यूनिवर्स रिमेन कांस्टेंट। इसका मैथमेटिकल एक्सप्रेशन है, मैथमेटिकल एक्सप्रेशन। तो मैथमेटिकल एक्सप्रेशन में होता क्या है कि वो कहेगा एक सिस्टम ले लिया हमने और सिस्टम का इनिशियल इंटरनल एनर्जी सपोज E1 है या U1 से, क्योंकि फिजिक्स में आपके पास U1 से दिखाते हैं, तो U1 से दिखाते हैं। अब आपने इसमें Q हीट दे दी, Q हीट देने से क्या हुआ, अब इसमें आ गया Q1 प्लस U1 प्लस Q। जैसे आपने हीट दी, ये क्या करेगा, कुछ ना कुछ वर्क करेगा, तो W वर्क कर दिया इसने। तो अब इन सबको मिला के इसकी एनर्जी हो गई फाइनल, क्योंकि अब जो बाद में होगी हो गई फाइनल इंटरनल एनर्जी इज इक्वल टू U1 प्लस Q प्लस W। अगर ये इधर से इधर जाएगा तो ये हो जाता है माइनस का साइन, तो डेल U माइनस डेल 1 इज इक्वल टू Q प्लस W। ठीक है, तो अब यहाँ पे क्या होगा, ये सॉरी डेल लगा दिया मैंने, U2 माइनस U1 इज इक्वल टू Q प्लस W, यानी डेल U इज इक्वल टू Q प्लस W। ठीक है, तो ये आपका हो गया फर्स्ट लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स का एक्सप्रेशन। ओके सर। ठीक, तो आज इतना ही करो आप, इसके आगे कल करते, कल और परसों छुट्टी होगी ना आपकी भी। यस सर। हाँ, तो कल परसों में हम ज्यादा कर लेंगे इसको। ओके सर। ठीक है फिर ना। ओके, थैंक यू सर। ठीक है।